मॉडर्न डांस में ट्रेनिंग लेने के बाद गुरुदत्त एक डांस डायरेक्टर बनकर प्रभात स्टूडियोज पहुंचे। वहीं देवानंद से मुलाकात हुई और नवकेतन बैनर के साथ ही गुरुदत्त का करियर चल निकला। भले ही शुरुआती फिल्में हल्की फुल्की थीं, फिर भी एक सुलझी हुई आर्टिस्ट्री की झलक साफ थी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। फिर प्यासा रिलीज हुई। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। ये फिल्म थी या किसी दिल जले शायर की शायरी, मनोरंजन था या समाज से बेदिली, मरहम था या फिर जख्म। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा में विजय का किरदार गुरुदत्त की अपनी पर्सनैलिटी से भी मेल खाता है। अचरज की बात यह है कि जिस तरह विजय को अपनी जिंदगी के दौरान कामयाबी नहीं मिली, उसी तरह अपने जीवन काल में गुरुदत्त को भी वो दर्जा नहीं दिया गया। गुरुदत्त का जीनियस उनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद दुनिया पर जाहिर हुआ। गुरुदत्त की फिल्मोग्राफी में कागज के फूल को एक अलग ही मुकाम हासिल है। शायद इसलिए क्योंकि फिल्म लगभग ऑटोबायोग्राफिकल ही थी। जी हाँ, ये एक फिल्म स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं। इस स्टूडियो में न जाने कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनती रहेंगी, लेकिन ये स्टूडियो नहीं बदला और न ही यहाँ का माहौल बदलता है। सब कुछ वही है, सिर्फ पिक्चरें बदलती रहती हैं यहाँ और पिक्चर बनाने वाले बदलते रहते हैं। एक जमाना था जबकि ये भी यहाँ पिक्चरें बनाया करते थे। उस वक्त तक तो कामयाब पिक्चरें बनाई थी उन्होंने, मगर उनको ये इंडस्ट्री वो पहले से देख चुके थे, काम कर चुके थे। उन्हें ये समझ थी कि एक कामयाब आदमी की कितनी आवभगत इज्जत प्यार होता है और जब वो कामयाब नहीं होता है तो उसका क्या हशर होता है, उसकी समझ तो उनको थी। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है। जिन उदास आंखों से गुरुदत्त ने प्यासा के कवि पर नजर डाली, उसी निगाह से उन्होंने इस बार एक फिल्म मेकर के जीवन को देखा, एक डायरेक्टर के जीवन को, जो अपने बनाए हुए माहौल को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाहर उसका बस नहीं चलता। सब कुछ बिखर सा जाता है। कैसे बता सकते हैं? He had a personality that was exceedingly sensitive, very, very sensitive, very sensitive to even the subtlest nuances. And I think he also had what one might call a fairly fragile self-esteem, you know, which is what caused the depressions, I think. फूल थे दामन में या कांटों की
दोस्तों और जानकारों का मानना है कि गुरुदत्त के अपने पारिवारिक जीवन पर काले बादल मंडरा रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म डायरेक्टर सिन्हा की शादी टूटने के कगार पर थी। When they first got married, they were madly in love with each other, and there are many common interests like the music they used to discuss and everything. I don't know what happened later on, what was the conflict between them, but they used to have lots of fights. दूसरी तरफ अपने फिल्म की हीरोइन से उसे प्यार हो जाता है। अबे ओ मूसा, किधर नारी एक्स्ट्रा के बीच में भेज दिया? जी ये कोट है इसमें। कोट? जी हाँ, बरसात में, मेरा मतलब दिल्ली में आपने दिया था ना मुझे, वो बरगद के पेड़ के नीचे। When you make somebody an actress of your own, or you create somebody, probably you do get involved and close to that person, and maybe they had some kind of vibrations and must have had some emotional involvement, but I can't say whether it is because of this or because of that, that later on whatever happened, but there were lots of conflicts between his wife and him, and there used to be arguments about her. लेकिन हीरोइन खुद को फिल्म डायरेक्टर से दूर हटा लेती है क्योंकि इसी में उसे सबकी भलाई नजर आती है। क्या यह भी आत्मकथा थी? वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। इस खास उस सीन के लिए जो उन्होंने 2 सीन और वक्त ने किया क्या हंसी सितम, उसके लिए उन्होंने ख़ास महबूब स्टूडियो बुक किया था और उनको सर्टन लाइट इफ़ेक्ट की ज़रूरत थी। तो फिर उन्होंने महबूब साहब से रिक्वेस्ट की और एक ऊंचाई से जो स्टूडियो लाइट और बाहर की नेचुरल लाइट की रेज जो आती हैं, उसके लिए उन्होंने ख़ास खिड़की बनवा के तुड़वाई थी उस इफ़ेक्ट के लिए। और महबूब साहब भी गुरुदत्त जी को जानते थे और समझते थे कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि यूं ही तुड़वा दिया दीवार तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया था। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। आज इस बात पर आम राय है कि कागज के फूल वक्त से पहले बन गई, लेकिन उस वक्त फिल्म नहीं चली। गुरुदत्त को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, वो टूट से गए। Funnily enough, he wasn't recognized that much when he was living, as much as his reputation grew to worldwide proportions. At least 10 years or 15 years after he passed away. But also don't forget that Gurudutt was very young when he died. He was only 39. एक हाथ से देती है दुनिया, तो हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी।
बिछड़े सभी। कागज के फूल जैसी एम्बिशियस और आर्टिस्टिक फिल्म को जब कमर्शियल सफलता नहीं मिली तो गुरुदत्त के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी कमर्शियल सब्जेक्ट पर हिट फिल्म बनाए, ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो। गुरुदत्त की दास्तान को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। गुरुदत्त की फिल्में लीग से इतना अलग होती थीं कि मनोरंजन की तलाश में आम दर्शक उनसे अक्सर दूर रहते थे। लेकिन गुरुदत्त जैसे फिल्मकार के लिए खुशनुमा कमर्शियल फिल्म बनाना क्या बड़ी बात थी। उनकी अगली फिल्म उनकी सबसे कामयाब कमर्शियल फिल्म साबित हुई। अमा लाखों में क्या करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंखें, दिलो ईमान छीनने वाली। ये नाक, ये नक्शा, ये तबस्सुम, ये क्या? एक लड़की ये भी है। अमा हटाओ, इसे तो पाँव भी न दबाओ। 14वीं का चांद भले ही बॉक्स ऑफिस पर नजर रखकर बनाई गई हो, लेकिन लव ट्रायंगल की ये कहानी फिर गुरुदत्त की काबिलियत की गवाही देती है। वहीदा रहमान की संगमरमर सी खूबसूरती को शायद सबसे अच्छी तरह इसी फिल्म में उतारा गया। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। हालांकि 14वीं का चांद भी गुरुदत्त की क्लासिक्स में गिनी जाती है, उन्होंने इस फिल्म के लिए डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं लिया। जो भी हो, 14वीं का चांद गुरुदत्त की ही देखरेख में बनी। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म को एक यादगार मुस्लिम सोशल माना जाता है। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना, मिली खाक में मोहब्बत। लेकिन कमर्शियल कामयाबी गुरुदत्त को ज्यादा देर प्रभावित नहीं कर सकी। अपनी अगली फिल्म के लिए उन्होंने जिस सब्जेक्ट को चुना उसमें एक बार फिर काले सायों का अंदेशा था। एक ढलते हुए सोशल ऑर्डर की कहानी थी। इस बेहद खूबसूरत फिल्म पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। साहब बीबी और गुलाम प्रसिद्ध बंगला राइटर विमल मित्र के नावल पर आधारित थी। जमींदारी प्रथा के गिरने के साथ ही एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास के अस्तित्व में आने की कहानी और उसके बीच एक फ्यूडल परिवार। चूंकि गुरुदत्त कलकत्ता में पले बढ़े थे, उन्हें शायद ऐसे माहौल की अच्छी समझ थी। साहब बीबी और गुलाम उस वक्त की कहानी है जब जमींदारी चलन अपनी ही ज्यादतियों के भार के नीचे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आज नजर मिलते ही लुट जाएगी, दुनिया में तेरे महफिल में रत जगा, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी,
एक तरफ इन हालातों में कैद छोटी बहू और दूसरी तरफ एक उभरती हुई मॉडर्निज्म की हवा में सांस लेता एक नया मिडिल क्लास। फिल्म उतनी ही पावरफुल थी जितना कि मूल उपन्यास। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। पहले जब रिकॉर्ड हुआ और सुना गया तो मुझे लगा कि हाय क्या है ये गाना। तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा नहीं, जब इसको पिक्चराइज किया जाएगा तो वहाँ वो लड़की पूरा खुल के, क्योंकि ये जो हीरो आता है अपना हमेशा जताती है कि उस पर एहसान कर रही है, उसको घर में रहने की जगह दी है, खाना दिया है। क्या देखते हैं, डरिए नहीं, आपकी जात नहीं जाएगी। जी जी हाँ, जरा जी देख हट के खा सकते हैं आप। एक नया महाराज रख लिया है हमने, परोस भी वही गया है। मगर जो वो अपने आप उसको चाहने भी लगती है, मगर वो कैसे अपना गाने में लिखते हुए उसकी नकल उतारती है, किस तरह वो अपनी ज़बान निकाल के हिसाब करता है तो बाद में जब पिक्चराइज किया तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। अखियों में रचते चले बच बच के, जैसे हो कोई बेगाना। फिल्म में हर चरित्र को खूबसूरती से उभारा गया, लेकिन छोटी बहू के किरदार में मीना कुमारी दर्शक पर छा जाती हैं। अपने पति को वश में लाने के लिए उस जमाने की औरत का शराब पीना दर्शकों के दिल को छू जाता है। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। फिल्म ना तो किसी को दोषी ठहराती है और ना ही किसी नायक खलनायक के दायरे में रहती है। सिर्फ एक सेंसिटिव निगाह डालती है बदलते हुए वक्त पर। वक्त की आवाज सुन और भ्रम को पहचान। राजवता नहीं रहे, महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। मैं ठीक कहता हूँ लड़के, ठीक। घड़ी भी यही कहती है। सुन सुन टिक 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 ठीक 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 भाग 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 भाग। साहब बीबी और गुलाम हर लिहाज से एक ऐसे फिल्म मेकर का काम है जो अपनी कला की चोटी पर था। लेकिन अफसोस कि ये गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी। वो काले साए जो गुरुदत्त के दिलो दिमाग पर मंडराते रहते थे, आखिर उनको निगल ही गए। किस बोझ तले दबा हुआ था गुरुदत्त का पूरा अस्तित्व। कैसे काले अंधेरों की घुटन थी जिससे वो निकल न सके। वो तड़पते रहे। शायद ये दुनिया उन्हें रास नहीं आई, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाई। फिर यहाँ जीते रहने का क्या ही मकसद हो सकता था। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 10 अक्टूबर 1964। देर रात तक अपनी अगली फिल्म पर काम करने के बाद उन्होंने टेलीफोन पर गीता दत्त से बात की। कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ झड़प हुई। फिर गुरुदत्त अपने कमरे में सोने चले गए आखिरी बार। लो आज हमने तोड़ दिया, लो आज हमने तोड़ दिया, रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद।
लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। क्या महान कला की रचनाएं अपने कलाकार की बलि मांगती हैं? क्या दुनिया से अपनी कलाकारी का लोहा मनवाने के लिए उसकी मौत जरूरी है ताकि उसके नाम के साथ एक रोमांटिक ट्रेजेडी जुड़ जाए? फिल्म दर फिल्म गुरुदत्त इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहे और जिस नतीजे पर वो पहुंचे उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन की स्क्रिप्ट को पूरा कर दिया। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखें जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी